अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक ऐसे उसूल के बारे में होने वाली है जिस उसूल से आपको पता चलेगा कि अगर आप डेड सी के अंदर छलांग भी लगा दें तब भी आप उसमें डूबेंगे नहीं, बल्कि आप तैरते रहेंगे। ये वही प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के तहत ऑरेंजेस तो पानी के अंदर डूब जाते हैं जिनका मास, जिनका वेट कम होता है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा हैवियर कश्तियाँ जो है वो पानी पर तैर सकती हैं। ये वही प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल करके लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, समंदर की गहराई में जाके समंदर को एक्सप्लोर करते हैं। और ये वही उसूल है जिस उसूल के तहत सबमरीन्स फ्लोट भी करती हैं, सबमरीन्स वाटर के किसी भी लेवल पे रहती हैं, सिंक करती हैं। और वो टॉपिक है बोयंसी। और बोयंसी के साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं बोयंसी को समझने से कि बोयंसी क्या है। बोयंसी एक अपवर्ड फोर्स का नाम है जो कि एग्जर्ट करता है कोई भी फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी डूबे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर। बोयंसी या इसका अपथ्रस्ट का नाम भी मैंने दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, इसको अपथ्रस्ट के नाम से हम लोग स्टडी कर रहे थे। ये एक अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है जो कि एग्जर्ट करती है किसी भी फ्लूइड के ज़रिए। और कब फ्लूइड एग्जर्ट करता है? जब कोई भी बॉडी उस फ्लूइड के अंदर डूबी होती है, इमर्स हुई होती है। और एक्चुअली क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया जाता है तो जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे प्रेशर कुछ कम हो जाता है, नीचे की तरफ जो है ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। लिक्विड का अमाउंट ऊपर वाली सतह पे कम होता है, नीचे वाली सतह के लिए ज़्यादा होता है। नतीजे में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ऊपर कम प्रेशर होता है, नीचे ज़्यादा प्रेशर होता है। और इसीलिए ये जो फोर्स अप्लाई होती है, जिसे हम बोयंसी कहते हैं या अपथ्रस्ट कहते हैं, वो ऊपर की तरफ अप्लाई होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बेसिकली वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिबोया जाता है, किसी भी लिक्विड के अंदर डिबोया जाता है, फ्लूइड में डिबोया जाता है, तो वो उस फ्लूइड का कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। नतीजे में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा। तो चीज़ें आमतौर पे ज़्यादा से कम की तरफ अप्लाई होती हैं प्रेशर पर। तो अपथ्रस्ट या बोयंसी अप्लाई होती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। उर्दू में इस फोर्स को कहते हैं उछाल की ताकत। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिबोते हो तो जो उछलता है, जो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होती है उस लिक्विड से, उसे बोयंसी कहते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है बोयेंट फोर्स का, बोयंसी प्रॉपर्टी और बोयेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए, उस पर जो है वो बोयंसी डिपेंड करती है कि बोयंसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जिसका अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो बोयंसी का फार्मूला कुछ फैक्टर्स को शो करता है। वो फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बोयंसी को हम आमतौर पे एफ से या एफ बी से शो कर देते हैं। सिर्फ एफ से भी शो करेंगे, न्यूमेरिकल में हमने एफ से भी शो किया हुआ है, या एफ बी से भी शो कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये होता है नेगेटिव में, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होता है और इक्वल टू वेट होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। रॉ पे डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है और वी पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जो हमारे पास फार्मूला है बोयंसी का वो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन सा फैक्टर है? सबसे पहली बात, अगर रॉ की बात करें, रॉ है उस फ्लूइड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब बोयंसी ज़्यादा। ये बात आप याद रखिएगा, आखिर में बिल्कुल इसको कोरिलेट करेंगे। जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा उसकी बोयंसी ज़्यादा। फिर डिपेंड करता है जी पर। जी क्या है? जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं 10 या 9.8। और इसी तरीके से वी होता है। व्हाट इज़ वी? वी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। कितना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, या हम ये कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स करा है उसका वॉल्यूम कितना है, उसी के लिहाज से जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब बोयंसी डिपेंड करती है वॉल्यूम पर
कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा फैली हुई होगी तो इसका मतलब उसकी बोयंसी ज़्यादा होगी। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी समझते हैं ना, पार्टिकल्स करीब करीब होंगे, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा तो बोयंसी ज़्यादा। तो आपने याद रखना है, इसको हम बिल्कुल आखिर के अंदर कोरिलेट करेंगे। बोयंसी को समझने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं जो कि है तो 5 किलोग्राम का, जब हवा के अंदर हमने उसको मेजर करा और एक कंटेनर में उसको डिप करने वाला हूँ जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, लेट्स से वाटर, और यहाँ से एक ओपनिंग है कि जितना ही पानी ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से पानी इस कंटेनर के अंदर आके जमा हो जाएगा। तो बोयंसी जो है वो एक्चुअली वेट को रिड्यूस भी करती है। हम जब स्विमिंग पूल के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारा जो अपेरेंट वेट है वो कम होता है, हमें कम महसूस होता है वज़न, वो बेसिकली बोयंसी की वजह से भी होता है। तो जैसे इस 5 किलोग्राम वाले को हम इंसर्ट करते हैं इस लिक्विड के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो वेट है वो पहले 5 किलोग्राम शो हो रहा था और अब वो 3 किलोग्राम शो हो रहा है। तो बाकी का वेट कहाँ चला गया? एक्चुअली यहाँ से जो बोयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगी है वो बोयंट फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोग्राम के बराबर है। और जो मैं कह रहा था कि जो बोयंट फोर्स है वो किसके बराबर होती है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। तो आप देखें यहाँ से जो पानी गिर के इधर जमा हुआ है वो भी 2 किलोग्राम के बराबर जमा हुआ है। तो सारी बात यह है कि जब भी किसी बॉडी को इमर्स करेंगे लिक्विड में तो कुछ लिक्विड जो है वो अपनी जगह को डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा बोयंट फोर्स इस्तेमाल होगी। और अगर एक और बात यहाँ से आपको समझनी है कि बोयंसी की वजह से जो हमारा अपेरेंट वेट है वो भी कम हो जाता है। अगर आपने किसी बॉडी का अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना है तो अपेरेंट वेट बराबर आएगा, एक्चुअल कितना था, जैसे यहाँ पर जो है वो 5 kg लिखा हुआ था, वेट में कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। एक्चुअल वेट में से आप माइनस कर दें कितना अप थ्रस्ट या कितना बोयंट फोर्स इस्तेमाल हो रही है, उससे जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका अपेरेंट वेट। जैसे फ़िलहाल आप देखिए, अगर 5 kg मल्टीप्लाई बाय जी वैल्यू 10 करते हैं तो ये 50 न्यूटन का वेट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका मतलब अपेरेंट वेट 3 होना चाहिए था क्योंकि बोयंट फोर्स 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो बोयंट फोर्स हो जाएगी 20 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल वेट 50 न्यूटन था, उसमें से आप माइनस कर दें कितनी बोयंट फोर्स लगी है, 20 न्यूटन के बराबर, तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन, जो कि केजीज़ के अंदर जो है वो एक्चुअली बराबर होगा 3 kg के। लिक्विड्स के अंदर अगर बोयंसी की बात करें कि लिक्विड में बोयंसी किस तरीके से काम करती है, तो देखो पहला उसूल ये है कि अगर जो वेट है सबमर्ज ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है बोयंट फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्या मतलब? आप लिक्विड में किसी चीज़ को डिबो रहे हैं और जो वेट है वो ज़्यादा है, बोयंट फोर्स कम है, तो नतीजे में ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ऐसा समझ लो, अगर एक कंटेनर के अंदर हम किसी चीज़ को जो है वो डिबो रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है, मैं इसके अंदर किसी चीज़ को डिबोता हूँ, तो अगर वेट ज़्यादा है और इस चीज़ का अप थ्रस्ट कम है, वेट ज़्यादा अप थ्रस्ट कम, तो इसका मतलब वेट की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, यानी कि बॉडी सिंक कर जाएगी। जिसकी मिसालों के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पानी में डाला तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ चला गया। इसका मतलब इस वाले केस के अंदर हो क्या रहा है कि इसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और इसका अप थ्रस्ट कम है, तभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डूब रहा है। तो लिक्विड्स के अंदर बोयंसी का पहला असर आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स पानी के अंदर डूब रहा है तो इसका मतलब यही बनता है कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा है, और क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है, तो जो बोयंट फोर्स है वो कम इस्तेमाल हो रही है, तभी वो शख्स जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है। दूसरा ये पॉइंट हम देख सकते हैं कि अगर वेट बराबर हो जाए बोयंट फोर्स के, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में किसी भी लेवल के ऊपर रिमेन कर सकता है, यानी कि रह सकता है। इस सूरत में ये कह रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर जा रहा है, जितना उसका वेट है उतना ही उसके ऊपर बोयंट फोर्स इस्तेमाल हो रही है। दोनों के दोनों बराबर हैं, वेट और बोयंट फोर्स आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम देखेंगे कि वो किसी भी लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट रह सकता है पानी के अंदर, डूबेगा नहीं। जैसे कि सबमरीन जो है उसमें यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है कि जो बोयंट फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है, तो जो हमारी सबमरीन है वो किसी भी लेवल के ऊपर रह सकती है पानी में। इसी तरीके से तमाम की तमाम जो मछलियाँ होती हैं वो भी किसी भी लेवल के ऊपर रह सकती हैं, इसी वजह से कि हर मछली की ख़ास बात यह है कि उसके ऊपर जो इस्तेमाल हो रही है बोयंट फोर्स और जो वेट है वो आपस में इक्वल है।
तो इस वजह से वो पानी में किसी भी लेवल के ऊपर रह सकती हैं, ना सिंक ना फ्लोट, बल्कि किसी भी लेवल के ऊपर रह सकती है। जबकि तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर बुओयंट फोर्स ज़्यादा हो जाए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, बुओयंट फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है, अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो राइज करेगा सरफेस पर और फ्लोट करेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, यानी कि तैरेगा। तो मैंने आपको बुओयंसी की तीनों कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन, वेट ज़्यादा तो डूबेगा, वेट और बुओयंट फोर्स बराबर तो किसी भी लेवल पे रह सकता है। लेकिन अगर बुओयंट फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है तो नतीजे में आप क्या देखेंगे कि सरफेस के ऊपर चला जाएगा, यानी कि फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि एक जो है वो थर्मोकोल का पीस है, वो तैर रहा है, ठीक है, या एक बॉल है जो कि वाटर के लेवल के ऊपर तैर रही है। तो वो इस वजह से कि जो बुओयंट फोर्स है वो इसके ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट। इसी तरीके से आम तौर पे पत्ते अगर पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं तो पत्तों की शेप ऐसी है कि वो फैले हुए बहुत ज़्यादा हैं। जब वो फैले हुए बहुत ज़्यादा हैं तो नतीजे में हम क्या देखते हैं, नतीजे में हम ये देखते हैं कि उनके ऊपर जो उनका वेट है जो उन्हें डाउनवर्ड ले जाता, एक्चुअली वो बराबर है उसी पत्ते के ऊपर लगने वाली अप थ्रस्ट फोर्स, सॉरी, जो वेट है वो नीचे की तरफ लेकर जाता तो वेट इतना है, तो जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो इसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आमतौर पर पत्तों का वज़न तो कम होता है लेकिन वो फैले हुए ज़्यादा होते हैं, और अगर वो ज़्यादा फैले हुए हैं तो अप थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बुओयंसी के अंदर ये केसेस हो सकते हैं। इसी वजह से आप अगर कभी कभार देखेंगे तो शिप को जैसे ही पानी के अंदर डिबोते हैं तो पहले तो शिप डूबने लगती है। आप एक बात नोट कीजिएगा, पहले शिप जो है वो डूबती है कुछ टाइम तक। क्या होता है, जब तक वो डूब रही होती है तो वो कुछ लेवल ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कराती है। जो लेवल ऑफ लिक्विड है ये अपनी जगह से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो आपको पता है जैसे डिस्प्लेस हुआ हुआ लिक्विड बढ़ता रहेगा। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में वेट ज़्यादा था, ठीक है, और अप थ्रस्ट कम थी। लेकिन जैसे जैसे पानी यहाँ से डिस्प्लेस होता रहा अप थ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती चली गई, और एक वक्त आता है कि अप थ्रस्ट और वेट जो है वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम तो कुछ अमाउंट जो है लाजमी तौर पर पानी के अंदर ही रहता है शिप का, लेकिन वो कब होता है, पहले तो शिप डूब ही रही होती है, लेकिन जैसे जैसे लिक्विड डिस्प्लेस होता रहता है बुओयंसी बढ़ती रहती है, और जब बुओयंट फोर्स वेट बराबर हो जाते हैं नतीजे में जो है वो आप देखें जो शिप है वो तैरती रहती है, मूव करती रहती है। गैसेस के अंदर कैसे काम होता है, एक ऑब्जेक्ट जो कि सराउंड होता है एयर से वो ऊपर की तरफ उठता है बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस। जब हवा के अंदर होगा तो जितनी हवा को डिस्प्लेस करेगा, जितना एयर डिस्प्लेस होगी उतना ही ऊपर की तरफ बुओयंसी अप्लाई होगी। ऊपर की तरफ बुओयंसी अप्लाई होगी तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। यहाँ भी वही केस है, वेट ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे की तरफ वेट बराबर भी हो सकता है और वेट कम भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्यूबिक मीटर अगर हवा है तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और रूम टेम्परेचर पे उसका मास तकरीबन 1.2 किलोग्राम होता है। तो आप सोचो कि हमें कैसे पता चला, तो एक्चुअली एयर की डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो अगर एक क्यूबिक मीटर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इस किस्म का क्यूब है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है और उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, ठीक है ना, और उसके अंदर मैं हवा को भर दूं तो पता है उसके अंदर कितने किलोग्राम हवा आएगी, इसके अंदर 1.2 किलोग्राम हवा आएगी। और फिर वह बात है अगर इस 1.2 किलोग्राम को मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो वेट तकरीबन 12 न्यूटन के बराबर बनता है, ठीक है। अब इसको याद रखना कि आमतौर पे एक क्यूबिक मीटर का जो वेट होता है एयर का वो 12 न्यूटन होता है। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर एक क्यूबिक मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है हवा के अंदर जो कि 1 क्यूबिक मीटर बड़ा है, उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, वही उसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर, और वो 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो वो ज़मीन की तरफ गिरेगा जैसे ही उसे छोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बलून जो है जिसके अंदर हम नॉर्मल हवा भर देते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, उसकी वजह सिंपल सी यही है कि जो उसका अगर जो भी उसका वॉल्यूम होता है एयर का प्लस बलून का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एयर। सेकेंड केस में हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ ऐसा सेम साइज़ वाला है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर है, लेकिन उसका मास 1.2 किलोग्राम से कम है, ठीक है ना। अब उसका वेट कम हो गया तो जो बुओयंट फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी वेट के लिहाज से और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा।
जैसे कि जब हम हीलियम वाले गुब्बारों को देखते हैं जो बर्थडेज के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो हीलियम जो है वो हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जैसे ही वो हल्की हो जाती है तो उसका मास 1.2 किलोग्राम से कम होता है, तो वो हवा जो है उससे हैवियर हो जाती है। नतीजे में जो ऐसा बलून होता है जिसमें हीलियम भरी होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये भी हो गया कि बुओयेंट फोर्स ज़्यादा और वेट कम। जैसे मिसाल के तौर पे एक हीलियम वाला बलून है, पहली वाली एग्जांपल अगर हम सपोज़ करें यहाँ पर, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने एयर को फिल करा, ठीक है। तो एयर प्लस बलून जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो अप थ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। लेकिन जाहिर सी बात है बलून प्लस एयर, इसने डिस्प्लेस भी तो एयर को ही किया ना यहाँ से, तो एयर को डिस्प्लेस किया है और भरी हुई भी एयर है प्लस बलून, तो अप थ्रस्ट की वैल्यू यकीनन उस लिहाज से कम होगी। तभी हम क्या देखेंगे कि इसको रिलीज़ करने पर वो नीचे की तरफ आ जाएगा अगर हवा भरी है भारी वाली, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, अंदर यहाँ पर इसको हीटअप किया जाता है। हीटअप किया जाता है तो भरी भी तो एयर ही होती है, लेकिन आपको पता है जब भी किसी गैस को हीटअप करते हैं तो जो उसकी डेंसिटी होती है, जो उसकी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पार्टिकल्स दूर होने का मतलब क्या हो गया कि अब जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई, डेंसिटी जो है वो कम हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, जब डेंसिटी कम हो गई, नतीजे में जो अपथ्रस्ट फोर्स है यहाँ की डेंसिटी कम है और इधर जो एयर डिस्प्लेस हुई है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, जो कि कम होगा, और जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा अप्लाई होगी। अपथ्रस्ट ज़्यादा अप्लाई होगी और नतीजे हम देखेंगे कि ये बलून जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी वजह से इसे हॉट एयर बलून कहते हैं, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बना, पूरी बुओयेंसी की डेफिनेशन समझने के बाद कब बॉडी फ्लोट करती है, क्या लॉ बना, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट। कोई भी अगर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो डिस्प्लेस करता है वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट, जितना अपना उसका वज़न होगा अगर वो उतना ही वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करता है तो नतीजे में वो फ्लोट कर सकता है। जैसे कि एक बॉल, जितना इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, उतना ही इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, पूरा फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं किया, ये बात याद रखना, जितना इसने जगह घेरी हुई है उतना का उतना थोड़ी करा, हाँ जितना इसका वेट था उतना ही इसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया, तो जो अपथ्रस्ट है और जो वेट है वो बराबर हो गए वेट के। नतीजे में ये बॉल जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। या मिसाल के तौर पे अगर एयरशिप की बात की जाए या बड़े से बलून की बात की जाए जिसका 100 टन जो है वो है उसका वेट है और वो 100 टन ही एयर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। देखो वेट भी कितना है, इतना है, और तकरीबन इतनी ही एयर को वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर वो ज़्यादा डिस्प्लेस करता तो वो राइज कर जाता, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्प्लेस कर देगा तो राइज कर जाएगा, अगर डिस्प्लेस कम करेगा एयर को तो वो डिसेंड कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और अगर वो डिस्प्लेस करेगा अपने वेट के बराबर तो वो होवर कर सकता है, उड़ सकता है कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे, कांस्टेंट हाइट पे। अगर उसने ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस कर दिया तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर कम हवा को डिस्प्लेस किया तो वज़न ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाएगा, और अगर बराबर करा तो किसी भी कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर रह सकता है। जैसे कि फ़िलहाल ये वाला बलून ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कम डिस्प्लेस कर रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वाला इसी कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। तो जो हमारे तीनों केसेस थे वो तीनों केसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। इसने ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस किया, इस वजह से ऊपर जा रहा है, इसने कम हवा को डिस्प्लेस किया, इस वजह से नीचे आ रहा है, और इसने वेट के बराबर का ही डिस्प्लेस किया है, इस वजह से ये एक कांस्टेंट हाइट, एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर मौजूद है। यही बात हमें गैसेस में और लिक्विड के लॉ ऑफ फ्लोटेशन से समझनी थी। अब सवाल वही होता है कि यहाँ पर डेड सी के अंदर ये शख्स कैसे तैर पा रहा है। तो देखिए, डेड सी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि डेड सी में सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी है इसकी वो ज़्यादा हो गई, सॉल्ट्स ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जो बुओयेंट फोर्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और जी पे डिपेंड करती है।
क्योंकि डेड सी की सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो बोयेंट फोर्स ज़्यादा है। तो आम तौर पे एक शख्स का जितना वज़न है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, आम तौर पे वो ज़्यादा होता है नॉर्मल पानी में, लेकिन क्योंकि डेड सी में जो सॉल्ट्स की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, तो नतीजे में डेंसिटी ज़्यादा तो बोयेंट फोर्स ज़्यादा, इस वजह से वो शख्स डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। तो आप भी इसी तरीके से जाके डेड सी के अंदर अखबार पढ़ सकते हैं लेट के, आप पानी के अंदर डूबेंगे नहीं। और क्यों एक ऑरेंज जो है वो डूब रहा था, बात वही है, उसका वेट ज़्यादा, अपथ्रस्ट कम। और क्यों शिप जो है वो नहीं डूबती, तो शिप को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि जो शिप हो उसका वज़न उतना ना हो जितना कि वो फैली हुई हो। तो जैसे ही वो शिप को पानी में डाला जाता है वो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कराती है, ठीक है। जैसे ही लिक्विड को डिस्प्लेस कराती है तो नतीजे में बोयेंट फोर्स बनती है और वो शिप जो है वो पानी के ऊपर तैर सकती है। यही वो उसूल है जिससे स्कूबा डाइविंग के ज़रिए शख्स जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और जो सबमरीन्स हैं वो भी इसी उसूल के ऊपर काम करती हैं कि सबमरीन्स को जब पानी के अंदर जाना होता है तो एक टैंक होता है इसके अंदर, उसमें पानी फिल हो जाता है, यानी कि वज़न बढ़ जाता है सबमरीन्स का। जब सबमरीन्स का वज़न बढ़ जाता है तो वो नीचे की तरफ चली जाती हैं क्योंकि वेट ज़्यादा, बोयेंट फोर्स कम। और जब वो चाहती हैं कि वो सरफेस के ऊपर आ जाएं तो नतीजे में उस वाटर को बाहर निकाल देती हैं जो उन्होंने भरा था अपने टैंक में। और जब वाटर निकल जाता है, वाटर की मिकदार कम हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, तो बोयेंसी बढ़ जाती है और नतीजे में जो सबमरीन्स हैं वो किसी भी लेवल के ऊपर तैर सकती हैं, या अगर और ज़्यादा वाटर को बाहर की तरफ निकाल दें तो बोयेंट फोर्स इतनी भी हो जाती है कि वो सरफेस के ऊपर आ सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट बोयेंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।